इस बुधवार की क्लास में और पिछले महीने से सतत क्लास चल रही है बुधवार की, जो जेपी अग्रवाल सर ले रहे हैं। क्लास प्रारंभ करें इसके पूर्व हम चलते हैं प्रयागराज हेडक्वार्टर, जहां रीता पांडे और अंशु अग्रवाल जी ओमकार और प्रार्थना से इस क्लास का प्रारंभ करें। अनम्यूट कर लीजिएगा, आप लोग अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, यस। नमस्कार। ओम शब्द के पारायण के लिए आप सब अपनी स्पाइन को एकदम सीधी रखिए और ज्ञान मुद्रा बना करके हम 3 बार ओम शब्द बोलेंगे। इसके बाद फिर प्रेयर करेंगे। ठीक है, शुरू करिए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो हैं बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट कर लीजिएगा आप लोग। अंशु जी। कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि। बहुत बहुत धन्यवाद रीता पांडे और अंशु अग्रवाल जी। अब हम आज की क्लास के लिए आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को। हाँ, विशाल जी सर जुड़े हैं ना?
सर जुड़े हुए हैं, लगता है नेटवर्क इशू है तो दूसरे फोन से कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? ऑडिबल? हाँ ऑडिबल सर। म्यूट कर दें तो आवाज बंद हो जाएगी। हमने दो फोन एक को बंद कर दे। हेलो जी दूसरे को बंद कर दिया। हाँ हाँ सर, अभी ऑडिबल विजिबल दोनों है सर। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। यस सर। फिर एक्चुअली अनम्यूट किया हुआ था। अच्छा सर, हाँ एक फोन को होस्ट था, दूसरा नहीं, इस पे जिस पे हम कर रहे हैं जी जी हमने इंटीमेट भी कराया था। जी। ठीक, एनी हाउ, थैंक्स टू प्रेयर टीम एंड ऑल्सो प्रोफेसर अनिल सिंह जी, वर्दी होस्ट एंड इनिशिएटर। और मित्रों, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस ऑनलाइन वेडनेसडे की क्लास में सब लोगों ने इसको स्वीकार किया है। और हमारे संस्थान का प्रयास है कि हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय खेमका जी का जो सपना था, हम सब मिलकर इसको एक रिसर्च एंगल से में देखेंगे और हम इसका प्रयोग प्रोटोकॉल्स का, इस विजन का, इसको टू हैव द रीच एक्सेस टू ईच एंड एवरीबॉडी, टू टीच देम एंड टू ट्रीट देम, ये ट्राइपोडिक कंसेप्ट है। हम ऐसे अनन्य ऊर्जा के स्रोत आदरणीय खेमका जी एवं असीमित और सर्वशक्तिमान जिसका नियंत्रण पूरे विश्व में है, और हम आप उन्हीं की बदौलत है और उन्हीं की दौलत है। ऐसे प्रकृति और सबके प्रेरणा स्रोत नहीं, उत्पत्ति के स्रोत प्रकृति और माँ प्रकृति और परम पिता का हम आभार व्यक्त करते हुए और साष्टांग नमन करते हैं। मित्रों, आपका भी आभार और आपको मेरा हृदय से नमन। मित्रों, विभिन्न कैप्सूल कोर्सेज में जिन सब्जेक्ट्स को हमने लिया था उसमें 3 महासूत्र थे। एक तो करस्पॉन्डेंसेस यानी सिमिलैरिटीज देखना। जब भी हम सिमिलैरिटी देखते हैं तो उसमें वेरिएशंस क्या हैं इसको भी देखते हैं, और उस सिमिलैरिटी में क्या सामान्य है, क्या विशेष है, इसको देखते हैं। तो ये एक महासूत्र है, इसके बहुत से घटक हैं। दूसरा महासूत्र है कनेक्टिविटी। हम जब भी बात करते हैं कि ब्रेन के किसी सेगमेंट के का उपचार करते हैं या उसमें कोई किसी प्रकार का अवरोध है या विकार है, तो उसके चेस्ट और एब्डोमेन यानी पूरे ट्रंक में किसी न किसी ऑर्गन का हम उपचार भी कर रहे हैं, प्रत्यक्ष या प्राकांतर से। मित्रों, तीसरी बात है हमारी आपकी कनेक्टिविटी, और ब्रह्मांड की पिंड से कनेक्टिविटी और सारे समग्रता का सिद्धांत है। और ये कनेक्टिविटी ही जन्म देता है परिवार का कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है, समाज का, देश का और पूरे कॉस्मोस और ग्रुप का कंसेप्ट आता है। अगर ये कनेक्टिविटी ना होती तो पता नहीं क्या होता। आज मैं
होस्ट मान्यवर होस्ट से निवेदन करता हूं कि पैथोलॉजिकल बेस्ड जो कैप्सूल कोर्स था, जिसमें हम लोगों ने यूरिन, स्टूल और ब्लड के माध्यम से कुछ बातें करने की कोशिश की थी। हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की बात की थी, लेकिन उसके अंदर जो डिपॉजिट है, कास्ट है, उसके बारे में हमने बात नहीं की। तो मित्रों, ये जो हमारा कैप्सूल कोर्स हुआ था, जिसमें बहुत अद्भुत तरीके से डॉक्टर मैडम कामत ने, सुशीला कामत जी ने बहुत से ऐसे रहस्य यूरिन, स्टूल और सीबीसी के बताए थे। उसका उपचार और उसकी कनेक्टिविटी, उसकी एक्सेस कहाँ तक है, ये आज हम चर्चा करें। यूरिन, यूरिनरी डिपॉजिट, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूरिन के न केवल स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके अंदर डिपॉजिट क्या है, और ये एबनॉर्मल फाइंडिंग्स जो हैं किस प्रकार से, ये देखने वाली बात है। आपके सामने है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, किडनी फेल्योर क्या एक दिन में होता है? और मैं ये भी बताना आपको चाहता हूं कि मेरे पास जब जब मैं ओपीडी में बैठता हूं या ऑनलाइन बैठता हूं, तो पेशेंट, आपने भी सुना होगा कि अचानक उन्होंने किसी बीमारी के लिए टेस्ट कराया और मालूम चला कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, और फर्दर टेस्ट करने के बाद किडनी CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज, और घर में अफरा तफरी हुई। पेशेंट को अभी तक मालूम नहीं था कि उसकी किडनी कम काम कर रही है, कितना कम काम कर रही है, और बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ये उसे पता ही नहीं था। उसने जिस चीज के लिए जानने की कोशिश की वो कुछ और था। तो मुझे हर आदमी कहता है कि मुझे 1 साल पहले किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्या जांच कराई थी? नहीं कराई, हमें जरूरत नहीं पड़ी। और तह में जाते जाते मालूम चला कि किडनी की बहुत पुरानी बीमारी थी जो मालूम नहीं था। 3 प्रश्नों से क्लियर हो जाता है। आप पानी कितना पीते हैं? उन्होंने कहा इससे क्या लेना देना, पानी कितना पीते हैं ये भी नहीं मालूम। तो किडनी के फेलियर का ट्राइपॉडिक जो कंसेप्ट है, वो 3 बातों से पता चलेगा। आपने पानी का इंटेक कितना है, और किडनी उसका सेकंड, उस ट्राइपॉडिक कंसेप्ट में पहला पानी है, दूसरा किडनी है, और किडनी को छोड़ दीजिए तो तीसरा या दूसरा आप कहें कि कितना पानी पिया और कितना मूत्र के रूप में पेशाब बाहर निकला। इसमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नहीं मालूम कि हमें कितना बॉडी फ्लूइड्स होता है और कितना हमें प्रतिदिन दूध, चाय, पानी, किसी भी रूप में बॉडी फ्लूइड्स जो है हम कितना पिए। ये हमारी बेसिक से लेके एडवांस ट्रेनिंग तक का भाग है कि हमें 3 लीटर के लगभग लेना चाहिए। और ये डिटरमिन करता है, ये इस बात को बताता है कि आउटपुट यूरिन का कितना बना, पानी हमने पिया, बॉडी में पहले ही से था, यूरिन में कितना यूरिन के रूप में निकला, कम निकला तो हमारी क्या प्रभावित होगी, किडनी। और ये प्रक्रिया जारी है सालों से, और आपको मालूम नहीं कि कितना पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमें किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं थी। कुछ लोग कहते थे कभी कभी पेशाब की जलन होती थी, पानी पी लिया ठीक हो गया, या कोई दवा खा ली तो ठीक हो गया, इन्फेक्शन होता था। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि पानी कितना पीना चाहिए और कितना यूरिन का आउटपुट और कितना डिस्चार्ज होना चाहिए। तो मित्रों, अगर आपको यूरिन देखकर और यूरिन की अनुभूति करके हमने कितना पानी पिया और कितना निकला, आप किडनी के बारे में पहले दिन से जान जाएंगे। और ये आपको मालूम होना चाहिए। बात की बात है, आपने सारी जांच, ब्लड की इलेक्ट्रोलाइट्स, और जब
अफरा तफरी तब हुई जबकि आपके किडनी की कंडीशन, डॉक्टर ने कहा आपको डायलिसिस करानी है। अरे हमें तो कोई सूजन नहीं, किसी प्रकार की हमें कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर्स का मानना है कि तकलीफ आने वाली है, तकलीफ आ चुकी है और गंभीरता को कोई समझ नहीं रहा। तो इसलिए ट्राइपॉडिक कंसेप्ट में पहला जो है यूरिन, आपने कितना वाटर इनटेक है पहली चीज, दूसरा कितना डिस्चार्ज होता है। अगर ये दोनों में बैलेंस नहीं है, समन्वय नहीं है और इसमें तरन्नुम नहीं है, तो हमें किडनी की फेलियर के चांसेस लेकिन मालूम नहीं। ये भी मालूम नहीं था कि पानी कितना पीना चाहिए, ये भी नहीं मालूम था कि हमें जो है अगर कॉन्स्टिपेशन है तो क्या होगा, ये भी नहीं मालूम है कि पेशाब कम हो रहा है तो खास बात। जब सूजन होती है, भारीपन आने लगता है, आंख के नीचे, चेहरे पे, आपके पैरों में पेडल इडिमा होता है, तब लोग कहते हैं भाई सूजन क्यों है। कोई बोलता है हार्ट की तकलीफ है, कोई बोलता है स्प्लीन की, कोई सर्कुलेशन की, और स्पेकुलेशन। वो पेशेंट बोलता है मुझे कोई तकलीफ नहीं। एक दिन अचानक बुखार हुआ और जांच हुई, सीबीसी हुई, फिर उन्होंने कहा कि ये तो कंट्रोल नहीं हो रहा। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें सामने आती तो मालूम चला की तरह लोग ने कितना पढ़ना चाहिए और कितना पेशाब बन रहा है, कितना निकल रहा है, सिर्फ इतना ध्यान के लिए। और आप यूरिन को जब भी मूत्रालय में, टॉयलेट में डिस्चार्ज करते हैं तो उसका कलर दिखता है। आपको उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं मालूम, लेकिन उसका पतलापन, डेंसिटी और गाढ़ापन, कोई चीज गदला गदला उसमें डिपॉजिट सा दिख रहा है। कभी उसमें लाल रंग के कण दिखते हैं तो उसे आरबीसी ऐसा लगता है। और यदि आपने उसको नोटिस किया कि पेशाब में कुछ लाली है, तो उसमें क्या है, रक्त के लाल कण जो है टूट के आ रहे हैं, ये भी अलार्मिंग है। इसे कहते हैं आरबीसी कास्ट। और दूसरा क्या है, उसके अंदर इपिथेलियल सेल्स। अब इपिथेलियल सेल्स क्या है, देखिए आपने मालूम है, आपको मालूम है कि हमारे प्रत्येक ऑर्गन में वो दैट इज मेड ऑफ द मेम्ब्रेन्स। और मेम्ब्रेन्स 3 प्रकार की होती हैं। जीआईटी जिस जिस प्रकार के हमें आवश्यकता है भगवान ने, उस प्रकार की। स्टमक की इनर वॉल अलग है, मिडिल वॉल अलग है और आउटर वॉल अलग है। हार्ट की आपको मैंने बार बार बताया कि ऊपरी जो सतह है वो पेरिकार्डियम कहलाती है और सबसे अंदरूनी वो एंडोकार्डियम कहलाती है और बीच की वो मायोकार्डियम कहलाती है। यहाँ पर हमें यूरिनरी ट्रैक में, हमारे जीआईटी में, यानी हमारे भोजन की नली नहीं बल्कि हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का, जो हमारी इंटेस्टाइन जहां से मल निकलते हैं, 3 प्रकार के मल हैं। आप कभी भी टॉयलेट जाते हैं तो स्टूल पास करने जाते हैं तो यूरिन भी होता है, तो फ्लूइड टाइप हुआ, स्टूल सॉलिड टाइप हुआ। और आप जानते हैं कभी कभी धीरे से फुस से गैस पास होती है और कभी तेजी से और कभी आवाज के साथ। और टॉयलेट ना भी जाएं तो आप जहां भी हैं वहां से गैस पास होती है। इसका मतलब नीचे के 3 द्वार, 2 द्वार जो हैं, उनमें से स्टूल, उसमें से गैस, उसी में से फ्लूइड निकलता है, जैसे हम यूरिन कहते हैं। अब यूरिन का भी मेजरमेंट है कि कितना होना चाहिए। स्टूल कम आया है तो कॉन्स्टिपेशन है, उसकी तकलीफ अलग, हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें यूरिन का, जैसे ही हम टॉयलेट में बैठते हैं, उसका रंग हमने आपसे बताया था कि एम्बर कलर का होना चाहिए, ना ज्यादा पीला ना ज्यादा सफेद होना चाहिए, झाग नहीं होने चाहिए, बदबू नहीं होनी चाहिए और किसी प्रकार का कलरेशन नहीं होना चाहिए। कलरेशन का मतलब अगर आरबीसी है, लाल रक्त टूट रहे हैं तो लाल रंग का होगा।
अगर आरबीसी उसके अंदर कुछ ऐसी चीज गदला टाइप का है, टर्वेट टाइप का है, तो इसमें ये लगता है कि जो हमारी एपिथेलियल सेल्स किसे कहते हैं, वो हमारी बॉडी के ही जैसे स्किन है या ब्लड वेसल्स है या हमारी यूरिनरी ट्रैक है या जीआई ट्रैक है, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो टूट टूट कर यूरिन में आ जाते हैं, उसे कास्ट डिपॉजिट करते हैं। और यही जो ये हमें एपिथेलियल सेल क्या होता है, ये हमारे जो है ऐसे सेल हैं जो हमारी डिफरेंट तरीके के यूरिनरी ट्रैक या जीआई ट्रैक, इनके इनके आउटर और इनर सरफेस का निर्माण करते हैं और ये वायरस से, माइक्रोब से प्रोटेक्ट करते हैं। और ये लीवर में भी पाए जाते हैं। ये एपिथेलियल सेल्स, और ये सेल्स 0 से 4 अगर हम इसका मेजरमेंट करते हैं, सिंपल सा माइक्रोस्कोपिक यूरिन टेस्ट कराया, मुझे ये संतुष्टि नहीं हुई थी कि मैं डिटेल में आपको इसको बताऊं कि डिपॉजिट के बारे में। मैंने आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में तो बताया था, लेकिन कास्ट के बारे में नहीं बताया। तो आरबीसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी एक आध आ गया तो कोई खास बात नहीं, वो नॉर्मल है। हम हर चीज को नॉर्मल जाने। क्या है दूसरा कि डब्ल्यूबीसी, आप आरबीसी जानते हैं तो डब्ल्यूबीसी भी जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स है, उसके 5 घटक हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, स्नोफिल, बैसोफिल और मोनोसाइट। जब ये भी 0 to 4 नॉर्मल होते हैं और इसके अंदर, और जब ये डब्ल्यूबीसी 4 से ज्यादा होते हैं तो ये भी यूरिनरी डिपॉजिट होता है, इसके कारण इन्फेक्शन होता है और धीरे धीरे बहुत से सिम्टम्स आने लगते हैं, अननोटिस्ड होते हैं, जिसकी शरीर को जानकारी नहीं होती। और जो मैंने बताया कि आपको अचानक मालूम चलता है कि CKD मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज डिक्लेयर हो जाती है। मित्रों, नेक्स्ट आपके सामने है, इसी इसमें देखा होगा कि एपिथेलियल सेल के बारे में बात की। ल्यूकोसाइट एस्टेरेज क्या है? आपने एक जर्दी टाइप का एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारी, देखिए आपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में सामान्य और विशेष गुण सुने होंगे। सामान्य गुण 10 हैं: युक्ति, पर अपर, संयोग, विभाग, पृथकत्व, संख्या, परिमाप, अभ्यास और संस्कार। ये 10 हैं। और आपको मालूम होगा या आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि विशेष गुण भी 10 हैं। नहीं, आप बोलेंगे 20 है, लेकिन मैं बताऊंगा युग में है, वो पेयर में है। अगर सूक्ष्म है तो स्थूल 1 पेयर हुआ, हॉट एंड कोल्ड यानी उष्ण और शीत 2 पेयर हुआ, खर और श्लक्षण वो 3 पेयर हुआ, और विशद और पिक्सल 4था हुआ। एक उसमें से है सांद्र और द्रव। द्रव का मतलब फ्लूइड नहीं है, वो डेंसिटी का मतलब है। सांद्र का मतलब गाढ़ा और द्रव का मतलब पतला है। और इनके बहुत से माने हैं कि जब हम, जैसे दही होता है, उसमें पानी मिलाते जाइए तो वो क्या होगा, द्रव बनेगा, रेरिफाइड होगा या डाइल्यूट हो जाएगा, सांद्र तो नहीं रहेगा। अगर उसमें जो है दही तो है, उसमें हम चीनी मिला लें तो और वो पतला होगा कि गाढ़ा होगा। उसमें अनेक प्रकार के रूह अफ़ज़ा आदि मिक्स कर दें तो वो होगा सांद्र होगा। सांद्र बनाम द्रव। डेंस हमारी जो है वो एक खास प्रकार का गुण है, विशेष गुण है। हम उसकी कल्पना और उसकी मीमांसा द्रव के सापेक्ष करते हैं। ये बताने का तात्पर्य यह है कि जो यूरिन हमें सामान्य रूप से द्रव के रूप में दिखता था,
डाइल्यूटेड फॉर्म में दिखता था, लेकिन अचानक देखते हैं कि वो कुछ हल्का सा गाढ़ा आने लगा, उसका रंग का परिवर्तन है और कुछ गदला टाइप का है, कुछ फोम टाइप का, उसे हम कास्ट कहते हैं। और ये कास्ट जो है हमारी किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर से लेके किडनी, और जब किडनी और यूवी का होगा तो उसका कहीं ना कहीं भोजन से संबंध होगा, पानी से संबंध होगा, लीवर से संबंध होगा। ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। और प्लाज्मा से संबंध होगा, और प्लाज्मा से संबंध है तो ब्लड से होगा, ब्लड से है तो सीबीसी और इसके सारी चीजों से होगा, और ब्लड में तो किडनी प्रोफाइल कराना पड़ेगा, लीवर प्रोफाइल कराना पड़ेगा, और डायबिटीज का प्रोफाइल देखना पड़ेगा, थायराइड का देखना पड़ेगा, इतनी चीजें देखेंगे। अरे भाई, आज तक तो कुछ हुआ नहीं था, आज मालूम चला किडनी की बात सामने आ गई तो सारी चीज की जांच हो रही। आप देखते हैं ना, ये कहलाता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। वेयर इज द कल्प्रिट? आपकी किडनी फेलियर, अनलेस अंटिल आप ये प्रश्न करते हैं कि किडनी फेलियर का या सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज क्योरेबल है कि नहीं है, ये पहला प्रश्न होता है परिवार वालों का। जहां भी जिस हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर से पूछते हैं तो बोलते हैं आप डायलिसिस कराइए। आवश्यकता अनुसार हफ्ते में 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती, और बहुत से सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल में कहते हैं कि अभी दवा तो कुछ है नहीं, देखते हैं, आप डायरेटिक लीजिए, आप ऑस्मोटिक कुछ मेडिसिन ब्लड प्रेशर की लीजिए, और 3-4 चीजें कुछ इन्फेक्शन आदि की देख के कोशिश करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कनेक्टिविटी है, होलिस्टिक है। अगर एक किडनी का पता चला तो सारी जांच, जैसे एक को कोविड पॉजिटिव होता है इन्फेक्शन का, तो कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाती है कि किस किस के कांटेक्ट में आया। आप बताइए, किडनी का जो यूरिन हुआ वो किसके कांटेक्ट में आया? भोजन से बना, और प्लाज्मा का पार्ट था, ब्लड का पार्ट था, कहाँ नहीं बॉडी के अंदर था, तो उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग क्या हम लंग्स में नहीं करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं करेंगे, क्या हम लीवर विशेष रूप से नहीं करेंगे, गॉल ब्लैडर के बारे में नहीं सोचेंगे, स्प्लीन, और कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं करेंगे? आपको नहीं करना पड़े उसके सिंड्रोम्स और उसके प्रोटोकॉल बताकर हम ये बताने की कोशिश करेंगे, आप इस पछड़े में मत पड़िए। क्या करना है आपको? सिंपल जो है, सिंपल आपको देख लेना है कि कितने, कहां पर और क्या प्रॉब्लम है, और वो आप प्रोटोकॉल यूज कीजिए। उसके अंदर सारी चीज मिली होगी, ईएसआर भी होगा, हीमोग्लोबिन भी। किडनी फेलियर में आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिक हो जाता है, सांस फूलने लगता है, बीपी बढ़ जाता है, और क्रेटिनिन जो है आपका बढ़ा हुआ होता है, ईजीएफआर कम हो जाता है, जीएफआर। वो ऐसे टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं कि ये बता देता है कि आपकी कितने % किडनी काम कर रही। क्या दवा तो इसकी नहीं है, लोग बताते हैं, क्या डायलिसिस से ठीक हो सकता है या ट्रांसप्लांट करना हो? इन बिटवीन कोई चीज नहीं। हमारे यहाँ ना तो ट्रांसप्लांट है और ना ही डायलिसिस, लेकिन उसकी इफिशिएंसी इंप्रूव हो, उसका जीएफआर बढ़ जाए, क्रेटिनिन घट जाए, यूरिया घट जाए, हीमोग्लोबिन बढ़े, ईएसआर घट जाए, और बीपी कंट्रोल हो जाए, किडनी काम करे, ये तो हो सकता है। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं इसलिए कि हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, और एक नहीं, पिछले काफी सालों से आ रहे हैं, और चाहे वो चाइनीज सिस्टम हो, चाहे डॉक्टर वॉल का और आयुर्वेद का इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट हो रहा है। आपने भी बहुत सोचा किया, लेकिन अब एक नए नजरिए से आप ये इत्मीनान से कह सकते हैं कि हम इनिशियल लेवल पे, आपकी बेसिक ट्रेनिंग का ये अंश होना चाहिए कि हम अपनी किडनी को जाने, अपने यूरिन को पहचाने, और उसकी क्या कनेक्टिविटी है, उसका क्या नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग बड़ा भयानक जाल है। तो यहां पर आपने देखा कि ल्यूकोसाइट बढ़ा हुआ है। नॉर्मल जो है WBC 4000 से 10,000
मैं सामान्य रूप से बता रहा हूँ 10,500 तक होता है। अगर वो 11,000 है, 12 है, तमाम ट्रीटमेंट करने के बाद भी नहीं है, तो हमें कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ती है कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो इट इज वन ऑफ द रीजन। ल्यूकोसाइट स्टेरेज क्या है? अब आपको ये देखने की बात है, ये स्टेरेज क्या है? एक तरीके के उस यूरिन के अंदर कुछ ऐसा कास्ट डिपॉजिट दिखता है जो उसे हल्के से भारी बनाता है, उसका रंग बदल देता है, गदला दिखने लगता है और सांद्र कहलाने लगता है। वो डाइल्यूटेड नहीं होता, वो सांद्र कहलाने लगता है। तो ऐसी वो एक जर्दी टाइप की होती, मैं एक कॉमन भाषा बोल रहा हूँ, मेडिकल भाषा में। और ये कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है? लीवर में, एरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी में, और प्लाज्मा में, और जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो का मतलब फूड पाइप, स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडनम, इलियम और सीकम, और लास्ट में इंटेस्टाइन का अपेंडिक्स से लेके स्टार्ट होता है असेंडिंग कोलन और हेपेटिक फ्लेक्सर, जहाँ पे लीवर होता है वहां से वो मुड़ जाता है और हॉरिजॉन्टल बन जाता है। फिर स्प्लेनिक फ्लेक्सर, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड फ्लेक्सर एंड लास्टली रेक्टम और रेक्टल कैनाल। इतनी बड़ी मुख द्वार से प्रारंभ होके और अंत में मल द्वार तक का ये जीआई ट्रैक कहलाता है। और इसी के पैरेलल दूसरा किडनी और यूवी से जुड़ा हुआ यूरिनरी ट्रैक कहलाता है। ये दो ऐसे ट्रैक हैं। और तीसरा जो है, फिर हम कहेंगे ट्राइपोडिक, जीआईटी एंड यूटीआई। यूटी, it is very much connected with the liver, or this is known as the connectivity, and we have to find out the similarity and networking. और फिर उसके बाद आपकी यात्रा बड़ी आसान होगी। जितना जल्दी अर्ली डायग्नोसिस होगा किडनी के बारे में, आपके यूरिन के इनपुट यानी फ्लूइड के इनपुट, पानी का इंटेक और पेशाब का बनना और आउटपुट। किडनी पेशाब बनाती नहीं है, लीवर बनाती है। आपको बार बार ये कहेंगे कि लीवर हमें पसंदीदा है, क्यों? इसका इलाज क्यों नहीं है? क्योंकि इसे 1000 फंक्शंस हैं और 500 बायोकेमिकल्स को ये हैंडल करता है। जो भी आप भोजन में 1000 बायोकेमिकल्स को और 500 फंक्शंस हैं। अगर आपके शरीर में बुखार है तो दीजर लीवर एक कारण है। अगर आपके हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो रही है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का निर्माण, ये भी एक कारण है। अगर आपकी किडनी फेलियर है तो लीवर इसके पीछे जिम्मेदार है। कहीं स्टोन और कहीं फाइब्रोसिस है तो उसमें लीवर है। गैस्ट्रिक एसिडिटी, और कौन सा ऐसा कारण है? मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका नरिशमेंट ठीक नहीं है, लीवर इज द कल्प्रिट। और लोग कहते हैं कि एलर्जी है। हम जांच करा के आए, 1000 एलर्जी टेस्ट कराने के बाद 100 आइटम्स को खाने से मना कर दिया। सौभाग्य का ये दुर्भाग्य कि उसमें आपको सबसे ज्यादा जो पसंद चीजें थी उसे बंद कर दिया। अगर खाएंगे तो बीमार रहेंगे। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि लीवर में ये स्टोरेज होता है, और जो उसको यूटीआई बताता है, आपकी यूटी में होता है और जीआई में होता है, जीआई ट्रैक में होता है। और अब हम लोगों ने एपिथेलियल सेल के बारे में बात की, और स्क्वेमस सेल्स, ये इम्प्रॉपर कलेक्शंस हैं, जो कास्ट डिपॉजिट है, जो हम अपने इस यूरिन को देख के। अब हम दूसरे पेज नंबर 99 पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एबनॉर्मल फाइंडिंग्स इन डिपॉजिट्स। आपका बड़ा सिंपल टेस्ट है, आपने रूटीन और माइक्रोस्कोपी कराया, सुबह कराया, शाम तक रिपोर्ट, और उसके अंदर ये जो नॉमेनक्लेचर आएगा, आरबीसी प्लस, इपिथेलियल सेल्स प्लस, डब्ल्यूबीसी, पस सेल्स प्लस, और हाइलिन, अब आगे जो हम बता रहे हैं, ये कास्ट किसे कहते हैं?
माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म, सिलिंड्रिकल मीन्स बेलनाकार। ऐसे बहुत छोटे छोटे जैसे बेलन के आकार के, सिलेंडर के आकार के स्ट्रक्चर होते हैं, और ये किडनी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ये कास्ट जो है उसके द्वारा, किडनी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। और प्रेसिपिटेट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के न हजम होने के कारण, और प्रोटीन जब हजम होगा तो हमें पूरी जितनी भी त्वचाएं हैं, हमारी जितने भी कवरिंग्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे सेरस मेम्ब्रेन हो, चाहे आपके घुटने के तरल पदार्थ की कवरिंग हो, कहीं भी हो, उसका योगदान प्रोटीन है। प्रोटीन इज ए बिल्डिंग मटेरियल। आपने अपने घरों का निर्माण कराया होगा, ईंटों का ब्रिक वर्क के बाद एक प्लास्टर होता है विच प्रोटेक्ट्स द वॉल एंड गिव्स द एंड प्रोवाइड द ड्यूरेबिलिटी, और सौंदर्य भी उसी से, प्लास्टर से होता है। तो ये प्रोटीन का फंक्शन उसी तरीके से है। हमारे शरीर के त्वचाओं का और तमाम लेयर्स का निर्माण जो कि हर ऑर्गन की कवरिंग के रूप में है और प्लास्टर की तरह है, सिमिलरिटीज देखनी है। हम बहुत बड़े न तो वैज्ञानिक हैं और न ही शोधकर्ता हैं और न ही डॉक्टर हैं। हम लोग सामान्य लोग हैं, सामान्य भाषा को समझते हैं। ये एक अंतर है। विशेष प्रकार का उपचार करते हैं और होलिस्टिक है। हमें किडनी के बारे में भी जानना है, लीवर के बारे में भी, हार्ट के, ब्लड वेसल्स के भी, और सेल के कितने प्रकार हैं, कितनी चीजें हैं, हमारा सारी चीजों का, ब्लड वेसल्स क्या हैं, ब्लड वेसल के कितने प्रकार हैं, उनका रोल क्या है, जीआई ट्रैक क्या है, इसे हमें सामान्य ज्ञान के आधार पर पूरी चीजों को ट्रेस आउट करना है। न केवल ट्रेस आउट करना है, यहां तक कि हम उसे इतना जाने कि हम एक एक चीज को जानकर उसका उपचार कर सकें। तो विशेष बात क्या है कि हम सामान्य लोग, हम सब मिलकर 25 वर्षों से विशेष बीमारियों का, जो अल्टीमेट है, हार्ट के फेल्योर का है, हार्ट के ब्लॉकेज का है, किडनी के फेल्योर का है, ट्रांसप्लांट जैसे हैं केसेस, और तमाम ऐसे हैं जो इनक्योरेबल हैं। 2 कारण से, या तो उम्र ऐसी हो गई जिसमें ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, या आपके पास धनराशि इतनी नहीं कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, या आपके जो है शरीर की इम्यून सिस्टम, आपका आरईएस हर ऑर्गन का इतना पुअर है कि वो सर्जरी नहीं हो सकती। रोज आप कहाँ भागे, कैसे भागे। तो इन सब के लिए ये हमें परमात्मा ने, प्रभु ने और पब्लिक ने, जिसे हम पेशेंट कहते हैं, परमात्मा, पेशेंट, पब्लिक, सब ने हमें मौका दिया, और उसे मत चूको चौहान खेमका जी का कहना, ये हम लोग ने, और हम सब मिलकर इसे प्रयास कर रहे हैं। तो दिस कास्ट आर माइक्रोस्कोपिक है, सिलिंड्रिकल इसका स्ट्रक्चर है, और ये किडनी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और प्रेसिपिटेशन होता है प्रोटीन का। प्रोटीन बिल्डिंग मटेरियल है, और हमारे जितने भी ऑर्गन हैं उनके जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, कवरिंग्स हैं, वॉल्स हैं, उसकी प्लास्टर नुमा प्रोटीन के द्वारा होता है। अब इसका जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, एक्सेस डिफिशियंसी होती है, जब जज्ब नहीं होता, प्रोटीन को अमीनो एसिड में नहीं बदल पाता हमारा जीआईटी और लीवर के आयंस, तब क्या होता है, धीरे धीरे किडनी पे ये कास्ट के रूप में डिपॉजिट होने लगता है, और किडनी की वर्किंग को, इफिशियंसी को इफेक्ट कर देता है। मे बी फॉर्म ड्यू टू प्रोटीनूरिया, प्रोटीन की से संबंधित जो डिसफंक्शन है और जो इम्बैलेंस है एनर्जी को, किडनी की जिसकी रिक्वायरमेंट है, और वही उसके कारण ये चीजें। ग्रेनुलर कास्ट, ग्रेनुलर क्या है, दानेदार जो है, आपको ये नहीं पता चलेगा। सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक में इतने छोटे छोटे यूरिन में पार्टिकल्स नजर आएंगे जो नजर नहीं आते। तो आप कह रहे हैं ये कौन सी बात आप कर रहे हैं, ऐसे नजर आएंगे लेकिन माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। ये डॉक्टर ने देखा। अगर हम यूरिन में देख सकते होते
तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती, साइंटिफिक वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, साइंस की आवश्यकता नहीं होती। हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही महेश। मित्रों, ये सब की आवश्यकता है। हमारी थीम ये है कि ईस्टर्न नॉलेज दर्शन आधारित है, दार्शनिक है, और वेस्टर्न नॉलेज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पर हर एक चीज को माइक्रोस्कोपिक, बड़ा सूक्ष्म और गहराई से अध्ययन करके हमें बहुत सी चीजें दी हैं। क्या हर चीज का नॉर्मल कंडीशन क्या है, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, ये हमें जानकारी होती है। तो मित्रों, ये ग्रेनुलर कास्ट के मतलब दानेदार हो गया है यूरिन, हमें पता नहीं चलता। चुपके चुपके चोरी चोरी उसमें ग्रेनुलर कास्ट हो गई। आरबीसी कास्ट हम बता चुके हैं। अब ये हाइलिन कास्ट, व्हाट इज दिस हाइलिन कास्ट? ये एक प्रकार का यूरिन कास्ट है, यूरिनरी कास्ट है, जो कि यूरिन के क्लस्टर पार्टिकल्स के रूप में, समूह के रूप में विद्यमान होता है। समूह जैसे जत्थे होते ना, आपने देखा होगा मिर्गी के पेशेंट को। मिर्गी क्या है मैं ये बाद में बताऊंगा, लेकिन होता क्या है कि स्टूल में कीड़े होने के कारण, माइक्रोब्स होने के कारण, वो ग्रेनुलोमा का मतलब जाके छत्ता बना लेते हैं और ब्रेन में जाके चिपक जाते हैं। और ब्रेन में जब हलचल पैदा होती है तो चेस्ट और पूरे कनेक्टिविटी हाथ पैर से होने के कारण वो हिलने लगते हैं और सीजर्स आ जाते हैं, मिर्गी का दौरा होता है। कॉज जो है सिर में, और सिर में नहीं, जीआईटी में माइक्रोब्स की प्रेजेंस के कारण ग्रेनुलर कास्ट बना। वहां स्टूल ब्लड में गया और ब्रेन में चला गया। यहाँ यूरिन में है तो भी ब्रेन में जा सकता है। कारण क्या है? जीआईटी के कारण है। किडनी भी फेल हुई और ब्रेन में तो दौरे भी आए, कमजोरी भी लगी, मे बी। तो दीज कास्ट, हाइलिन कास्ट क्या है कि ये क्लस्टर के रूप में, छत्ते के रूप में यूरिन में, और फिर हम लोग यूरिन को देखते भी हैं, पॉट में डिस्चार्ज करते हैं, मेल फीमेल अलग से, किसी को नहीं दिखाई पड़ता। कभी कभी क्या है कि धब्बे जम जाते हैं, उसे भी कोई वॉच नहीं करता। लेडीज को तो यूरिन का डिस्चार्ज का जो है सरफेस पे और फ्लोर पे, लेकिन जो लोग वेस्टर्न उसको यूज करते उन्हें दिखाई नहीं पड़ता, फौरन फट से फ्लश किया और चल दिए। अब तो बिल्कुल ही हम लोग अंधे होके नीचे की चीज को देखते ही नहीं। और फिर कौन देखता है? लोग कहते हैं ऊपर भगवान देखता है, नीचे डॉक्टर देखता है, और फिर दिन भर सर्जरी। तो ये कास्ट, हाइलिन कास्ट जो है वो क्लस्टर के रूप में है, छत्ते के रूप में है। और ये भी हो सकता है कि दिस में बी ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको ये नहीं मालूम कि कौन सा बैक्टीरिया स्टूल से यूरिन में, प्लाज्मा में चला गया और प्लाज्मा से आपके यूरिन में है और वो कास्ट के रूप में है। तो इसलिए देयर में बी डिफरेंट रीजंस एंड दीज बॉडीज में बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने सुना होगा कि किडनी क्या है? रिफाइनरी। ये प्लाज्मा को छानने का काम करती है और इतना अल्ट्रा फिल्ट्रेट है कि हमारी चाय की छन्नी के 3 लेयर करके उसमें जो है, ताकि कोई पार्टिकल चाय की पत्ती बाहर ना निकल पाए, ऐसा सूक्ष्मतम उसके ट्यूब्यूल्स और ग्लोमर नेफ्रॉन्स होते हैं, जो स्मॉलेस्ट उसकी इकाई होती है, यूनिट होती है। तो ऐसी दशा में सामान्य रूप से ये डिफरेंट प्रकार के कास्ट हैं, कोई फैटी कास्ट है। ये सब कुल मिलाकर किडनी के CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज के नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जमावड़ा है। आपने देखा कितने लोग मिलकर किडनी के फेल करने में, आप कभी किसी भी सिस्टम को देखें, सफल बनाने में सबका सहयोग है। आपकी
जितने भी कैप्सूल कोर्स हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंस हैं, और इसके प्रचार प्रसार में आपके कोऑर्डिनेटर हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हैं, और हमारे हेडक्वार्टर भी, सब मिलकर बैठकर शेयर करते हैं सारी चीज को। तो इसे, और ये सब मिलके सिंड्रोम है। हम लोग का कैसा सिंड्रोम है? हम आप मिलके सेवा सिंड्रोम है। सेवकों का जो है क्लस्टर है, जमा बड़ा। आप कहीं भी हैं, आपकी भावना जो है, लेकिन जब घर का खर्च नहीं चलता तो कुछ सेवा शुल्क ईश्वर दे ही देता है, और इसमें कोई हर्जा भी नहीं। यंगस्टर्स जब तक इस सेवा शुल्क और अपने परिवार के चिंता और चिंतन नहीं करेंगे तो संभव नहीं होगा। तो दिस इज, ये सेवकों का सिंड्रोम है, जिसके मुखी और मुखिया कौन है? आदरणीय खेमका जी हैं। हम लोग सब अनुगामी हैं। पहली पीढ़ी राह बनाती, दूजी उस पर चलती है। तो सब लोग मिलकर हम लोग इस सिंड्रोम, और यहाँ पर देखिए, भोजन से लेके, प्लाज्मा से लेके, पानी से लेके, और जो कुछ खाया पिया है, और हमारी एक्शन और इनएक्शन सब मिलकर एक सिंड्रोम बनाते हैं, जिसका असर पानी पे, फ्लूइड पे है। तो किडनी की क्या, कैसी पहचान? कितना पानी पिया, कितना निकास, ये है किडनी के अच्छे और बुरे। किडनी के अच्छे दिन आएंगे कि बुरे दिन होंगे? किडनी ठीक है, हेल्दी है कि अनहेल्दी, कौन बताता है? पानी कितना, 3 लीटर सब मिला के पिया, और उसी अनुपात में निकास हुआ। कम हुआ तो किडनी फेल कर रही है, ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा उसमें। तो कुल मिला के, सब मिला के एक सिंड्रोम बनाते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। किडनी, सी मीन्स क्रोनिक, के मीन्स किडनी डिजीज, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। पिगमेंटेड मतलब जब वो कास्ट डिपॉजिट का रंग बदल जाता है, रंगीन हो जाता है, तो उसे पिगमेंटेड कास्ट इन हिमोलिटिक एनीमियाज। आप जानते हैं कि आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में जब हिमोलिसिस होता है, अगर हमारी हर एक की लॉन्गेविटी है, ब्लड के सेल्स जितने उसका जीवन है, अगर वो पहले उनका जो है डिस्ट्रक्शन हो गया, मृत्यु हो गई, तो भी डेब्रीज को, उसको पार करने के, सफाई करने के लिए किडनी को फिल्टर करना पड़ेगा, लिम्फेटिक सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो कलर्ड कास्ट है, जो हमारे हीमोलिसिस होता है, टूटते हैं, ब्रेकडाउन होता है, और उसमें एनर्जी पार्टिकल्स यूनाइट होते हैं, संयोग और विभाग, वो एनीमिया। इसीलिए किडनी के केस में एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन कम मिलता है, और इसी वजह से सांस फूलता है, और एनर्जी बहुत कम होती है। तो दिस इज नोन एज पिगमेंटेड कास्ट इन हिमोलिटिक एनीमिया। आप देखिए, एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक रूटीन या माइक्रोस्कोपिक यूरिन टेस्ट से कितनी चीजें, उसमें लिखा रहता है आरबीसी प्लस, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन प्लस, या एल्ब्यूमिन प्लस, और तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन। हेड्स ऑफ टू दिस वेस्टर्न नॉलेज और पैथोलॉजी, और डॉक्टर कामत और पूरी टीम की, उन्होंने हम लोगों को एक्सप्लेन किया, और हम लोगों के ये काम आ रही है, और आपके सबके काम आए। अब आइए, उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स भी दिखते हैं, खास तौर से क्रिस्टल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, और दुनिया भर के डिफरेंट काइंड्स में भी सीन। तो जो हमारी किडनी में स्टोन होता है, वहां किडनी फेलियर नहीं हुआ, वहां किडनी स्टोन। यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ब्लैडर में भी होता है, और किडनी और यूवी से जो जुड़ाव होता है, जंक्शन, वहां पर भी होता है, उस जंक्शन पे भी होते हैं। और दूसरा क्या है, अगर इफ इन्फेक्शन इज सीन, बैक्टीरिया में भी आइडेंटिफाई। तो उसमें लिखते हैं कि यूरिन में बैक्टीरिया है या नहीं है, नील है या कुछ है, सीन। तो और पैरासाइटिक इन्फेक्शन एविडेंस इन दी सिस्टोऑस्मोसिस, और यहां तक कि मैलिग्नेंट सेल्स इन ब्लैडर और यूरिनरी पैसेज हैं, जो कि कैंसर को इंडिकेट करता है। ये अब आप देखिए पेज नंबर 100 पे, जिसका आपको इंतजार था, पीडीएफ मिल चुकी है, लेकिन इस विजन के साथ आपको ट्रीटमेंट बहुत आसान है। बिना आपको सिंपल, आपने यूरिन की जांच कराई, किडनी उड़ने की अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, और इसलिए किडनी फेलियर नहीं होगी। अगर हमने इस कास्ट को
माइक्रोस्कोपिक 3 टेस्ट कराने हैं आपको, स्टूल, सीबीसी और यूरिन, बस हो गया। अब उसके बाद किडनी उडनी आपकी सेफ रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर यूरिन में आरबीसीआई, डब्ल्यूबीसीआई ये कास्ट है तो ये ट्रीटमेंट, अभी ट्रीटमेंट। अगर यूरिन में आपको प्लाज्मा और किडनी की मेरिडियन कौन सी है इंटीग्रेटिव, उसमें आयुर्वेदिक में बिल्कुल सही बता रहे हैं, राइट इंडेक्स फिंगर में 3 जोड़ हैं और 10 स्पाइरल हैं, 10 वर्टिकल हैं और बहुत सी ऐसी हैं, सब उसमें हम कर सकते हैं। अगर आपके प्लाज्मा में यानी किडनी के उसमें फ्लूइड में 4th नंबर में अगर आपको लाली दिखता है तो आरबीसी को स्टॉप करने के लिए मतलब किडनी को रोकना है, किडनी की एफिशिएंसी कंट्रोल करना है। अगर ये 3 दिन में ट्रीटमेंट दिया, आपका यूरिन रेड कलर का है, आपने लिया 4th स्पाइरल, किडनी की, यूरिन की और पानी की मेरिडियन लिया, 4th लिया, करेस्पॉन्डेंस उसका स्पाइरल किया, और क्या है ब्लड आ रहा है लाल है तो पित्त बढ़ा हुआ 3/4 सिडेट और 5-6 टोन, 0 टोन 9 सिडेट का मतलब इन्फेक्शन, पस सेल है तो 4-5 सिडेट 4th में ही और 3-6 टोन। अगर पस सेल के अलावा एक कास्ट और है, वो है क्रिस्टल्स की, जो स्टोन फॉर्मेशन के लिए बहुत दिनों तक स्टोन है और उसमें कॉलिक पेन होता है। देखिए किडनी फेल्योर में ये प्रोटीन का इम्बैलेंस होता है, प्रोटीनिरिया और साथ में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लेकिन आपके खाने पीने में बहुत सी ऐसी इरेगुलरिटीज होती हैं कि वो कास्ट क्रिस्टल कास्ट बन जाती है, डिपॉजिट होती है, तो क्रिस्टल अर्थ यानी पार्थिव हो जाते हैं। तो 5th स्पाइरल में आपको कहाँ कास्ट मिली? यूरिन में, प्लाज्मा में मिली। उसकी मेरिडियन कौन सा फिंगर? राइट इंडेक्स फिंगर। और अर्थ का कौन सी है? 5th, उसमें 4-5 सिडेट पस सेल्स है, या पस सेल्स का तो 4th में। जितने भी क्रिस्टल के कास्ट हैं तो स्टोन बनना बंद होगा, क्योंकि स्टोन आप बार बार किडनी से आप किसी भी तरीके से निकलवाते रहिए, स्टोन बनता रहेगा। और अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर कहते हैं खूब पानी पियो, तो उससे किडनी के एनर्जी का इम्बैलेंस होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। इसलिए पानी, चाहे किडनी फेलियर हो, चाहे आपकी किसी प्रकार का कास्ट हो, मिनिमम और जो नॉर्मल कंडीशन है पानी पीने की इंटेक की, उससे हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और लास्ट में देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम राइट इन्फेक्शन, राइट इंडेक्स फिंगर में, ऑल एलवीएम में 0 to 9 सिडेट, ये स्पेसिफिक हुआ कि हमारा ट्रीटमेंट कहाँ पर और कैसे होना है। तो मित्रों, ये आपको आज छोटी सी चीज से पानी के ना पीने, कम पीने या ज्यादा पीने से किडनी के फेलियर का चांसेस होते हैं, और पेशाब कितना बना, कितना नहीं बना और कितना निकला, सिर्फ ये 2 बात आपको ध्यान में रखना। जिस अनुपात में नॉर्मल कंडीशन क्या है, 3 लीटर पीना चाहिए, और आपको कितना निकलना चाहिए उसी के अनुपात में। और बाकी आपको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए आप ट्रीटमेंट करते रहिए, लेकिन आपकी किडनी अचानक फेल नहीं होती। वर्षों वर्षों पहले हमें मालूम ही नहीं होता, और किस अंधेरे में किस तरीके से। तो ट्राइपोडिक है, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ट्राइपोडिक त्रिस्कंधात्मक का मतलब क्या हुआ, कि किडनी के वेलबींग एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए क्या जानना चाहिए? पहले ही दिन, 10 साल पहले, 10 साल बाद हुई है, 10 साल पहले आप जांच कराएंगे, नहीं मालूम चलेगा, लेकिन ये जरूर मालूम चल जाएगा कि आप पानी कितना नॉर्मल पीना चाहिए, कितना कम पी रहे हैं, सब मिलाकर क्या कर रहे हैं। दूसरा, कितना पेशाब बनना है और कितना निकल रहा है। इसमें स्पेशलिस्ट क्या करेगा, डॉक्टर क्या करेगा, और दुनिया में कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ये केवल आपको जानना चाहिए और हर घर के सदस्य को मालूम होना चाहिए। पानी आरओ का है या सादा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वाटर इनटेक कितना है।
बाद में आप इलेक्ट्रोलाइट्स जांच कराते हैं कि पोटेशियम कितना है, क्लोराइड कितना है, और सोडियम कितना है। वो तो अल्टीमेट ये बताता है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हार्ट के बारे में आपको आगे फेल होने वाला है, ये कैसे मालूम? अरे बिल्कुल मालूम होगा आपको। जो है इसके लिए भी 3 चीजें देखेंगे। वो क्या देखेंगे? आपने सीबीसी कराया और ब्लड की जांच कराई, एक चीज ये है। आपने कभी सोचा कि हार्ट क्या काम करता है? ब्लड को ही तो सर्कुलेट करता है। तो सीबीसी जांच कराई, बड़ी सिंपल सी। हार्ट का 10 साल बाद आपको फेल होने वाला है, ये कैसे मालूम होगा? क्योंकि बिना बुलाए पसीना ज्यादा आता है। 3 चीजें उसमें देखनी है। हार्ट की कंडीशन क्या है वो आपको इको डॉपलर से पता चल जाता है। कहेंगे हम नहीं कराना चाहते, कोई बात मत कराइए, लेकिन आपको चाइनीज सिस्टम या इसको इंटीग्रेटिव आपने क्या क्या सिम्टम्स पढ़े हैं 10 साल पहले, आपको मालूम चलने लगता है। उसमें 3 बातें हैं। पहला है ब्लड एनीमिक है या हेल्दी है, और दूसरा है हार्ट का स्ट्रक्चर, और तीसरा ट्राइपोडिक में क्या है, पसीना। आप कहेंगे कि हार्ट का बिल्कुल, अगर जैसे यूरिन मल है तो वो क्या है? मल नहीं है। आपके जो है इनटेक है, जो हमारा किडनी के लिए सबसे आवश्यक है, उसी का। जैसे स्टूल कहाँ से बनता है? भोजन से बनता है। उसे मल क्या है? अगर मल रुक जाए, जाम हो जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, तो सब लेने के देने पड़ जाएंगे। और यूरिन नहीं बना, निकला नहीं, तो सारे लेने के, तो मल हुआ। या बॉडी के लिए सबसे एसेंशियल पार्ट है, इसीलिए पसीना भी एसेंशियल पार्ट है। वो हार्ट की पहले मच बिफोर बता देता है कि पसीना आता ही नहीं है या पसीना बहुत आता है। आप कहेंगे ये नॉर्मल, नॉर्मल तो हर जगह मालूम हो जाता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पसीना नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कर रहे हैं या बिना एक्सरसाइज के जरा सा चले तो पसीने पसीने हो गए, किसी ने डांट दिया तो पसीना पसीना हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी हार्ट की कंडीशन चल रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी बात क्या है? कमजोरी लग रही है किसी भी ऑर्गन सिस्टम के बीमारी में। इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी का मतलब जो वीकनेस है, खाना खूब खा रहे हैं, हजम भी हो रहा है, लेकिन वीकनेस क्यों लग रही? मालूम चला कि हजम भी हो रहा है, खा भी खूब रहे हैं, लेकिन जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए उतना नहीं है। तो हार्ट क्या करेगा? सब जगह एनीमिक हार्ट होगा और डिफिशिएंट हार्ट होगा, और हार्ट की एनर्जी कमजोर होगी। जब उसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो पसीना बहुत आएगा। तो ये बातें। और जब हमारे जिससे ब्लड बना, किससे? भोजन से। एसिडिक है तो दिक्कत होगी, तब छाती में दर्द होगा, हमें पता ही नहीं। गैस खाए पिए चले जा रहे हैं, खूब जो है तला भुना, और ऐसी कभी किसी की चिंता ही नहीं करते। पसीना आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, और दूसरी बातें बहुत चीज। लेकिन कम एक्सरसाइज से, बिना एक्सरसाइज के, या बिना आप पसीना नहीं आ रहा है या बहुत ज्यादा आ रहा है, दोनों इसके जिस तरीके से किडनी के गंभीर रोगों की पहचान, आपको कितनी प्यास लग रही है या लग रही है या नहीं लग रही है, कितना पानी पी रहे हैं, और कितना हजम होके निकल जा रहा है, निकास कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से भोजन के पश्चात हमारा जो ब्लड का निर्माण हुआ, जीआईटी ने कैसा बनाया है, उसको हम उसके मल से, पसीने से जान सकते हैं। हृदय की कंडीशन, आप जैसे ही हुआ तो आप पैनिक हो जाते हैं, नहीं, आगे 10 साल बाद क्या होने वाला है। लो ब्लड प्रेशर है तो भी दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर है तो भी दिक्कत है। ये बातें अपने आप मालूम चलने लगती हैं। और ट्रंक के जो अपर पोर्शन में है, वहां पर भारीपन यानी गैस है, आपका स्टूल क्लियर नहीं हो रहा, तो आपके रक्त के निर्माण में इस तरीके से, इस एंगल से आपको देखना चाहिए। इसलिए यूरिन, स्टूल, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, जो बार बार कहूंगा, किडनी से पानी का क्या रिश्ता है?
पानी का बनना, पीना और निकलना, यही किडनी की जान है, आधार है। और किडनी इसी पर वर्क करती है। इसकी इफिशिएंसी न कोई किडनी आपकी बीमार कर सकता है और न कोई ठीक कर सकता है। अगर बीमार हुई तो हमारे आपकी अज्ञानता के कारण, और ठीक कर सकते हैं तो हम उसके नियमों का पालन करें, प्रोटोकॉल का। किडनी हमारी तरह अनुशासित है। किडनी का अनुशासन प्रोटोकॉल ये है, उसके ऊपर अनुबंध और प्रतिबंध क्या है। प्रतिबंध ये है कि पानी खूब ना पिए, लेकिन इतना कम ना पिए कि किडनी काम ही ना करे, और वो 3 लीटर एनी टाइप ऑफ। मैं बार बार इस बात कह रहा हूं, और ये घुमा फिरा के इतनी बात जोर दे के कह रहा हूं कि किडनी ना तो डायलिसिस ठीक करती है और ना ट्रांसप्लांट ही उसका कोई हल है। हल क्या है? उसका सीधा सीधा हल ये है कि हम नित्य प्रति पानी के सेवन की बात करें, फ्लूइड्स की बात करें, कौन सी चीजें हितकारी हैं वो अपने आप मालूम होने लगता है। डॉक्टर्स के पास वो बुलाने नहीं आते, हम जाते हैं, फिर कहते हैं कि साहब 3 प्रश्न पूछते हैं, ठीक होगी कि नहीं होगी और बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये प्रश्न किसी को भी नहीं मालूम, और ये प्रश्न हमें भी रोज कौनते हैं, हर आदमी पूछता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबको इस बात की सूचना, जो मांगे ना मांगे, प्रेरित करना चाहिए। रीच वन, हम इस बात को पढ़ाएं, बेसिक में भी, एडवांस में भी। और ये ट्रीटमेंट, और इससे पहले आपको मैं दिखा दूं इसी पीपीटी में पूरी किडनी फेलियर का, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का, आप पेज नंबर पूरा का पूरा भरा हुआ है। आप देखेंगे कि जो यूरिन के उसमें है, तो इससे पहले के, यानी 98 से पहले जितने भी हैं, एक बार अनिल जी थोड़ा सा खोल के दिखा दें, इससे पहले के जितने भी पेजेस हैं, रीनल ट्रीटमेंट, रीनल ट्यूबरकुलोसिस एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम, की किडनी में अगर ट्यूबरकुलर है, टीबी है, तो क्या होगा, किडनी फेलियर क्या है। और किडनी में बहुत सी सिस्ट हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी है, रीनल ट्रीटमेंट है, एक्यूट रीनल डिसऑर्डर है, और ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। इसको अब आप इसके महत्व को जानकर इस ट्रीटमेंट को, ये जाने बगैर कि हमारी फेल होने वाली है और आगे फेल हो गई है तो भी इलाज है, होने वाली है तो भी है, और ट्राइपोडिक है, सुरक्षात्मक है, अर्ली डायग्नोसिस है, ये ट्रीटमेंट अद्भुत है। इसकी सबसे बड़ी कमी है कि जानकार कम है, पॉइंट के लगाने वाले कम हैं, बताने वाले कम हैं, और घर घर पहुंचाने के लिए ये आज जिस तरीके से मैं लगा के बैठा हूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीमारी कितनी ही बड़ी हो, और हम लोग अब इसको धीरे धीरे पैर पे, हमारी बेसिक उसमें करस्पॉन्डेंस। आज मैं एक बात और आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे कार्यालय, हमारे जो है छतनाग स्थित महाविद्यालय में उनकी मूर्ति का अनावरण होगा, और वो तिथि है फाउंडेशन डे 26 तारीख को, और 25 और 26 को ऑनलाइन और ऑफलाइन ये एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप होगा। और 1 साल के एक्यूप्रेशर के कैंपस, ऑफलाइन कैंपस का वनवास तोड़ने का ईश्वर का संकेत मिला है। फाउंडेशन डे पे शम उनकी ऊर्जा सदैव हमारे साथ विद्यमान होती है। उनकी प्रतिमा का अनावरण का आप ऑनलाइन चाहे तो और ऑफलाइन चाहे तो, क्या उसका विषय होगा? विषय ये होगा कि हमारे एक्शन ऑर्गन और फंक्शन ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन आंख नाक कान है, और इनका इलाज, आंख नाक कान का इलाज जब ऑप्थेल्मिस्ट न कर पाए तो न्यूरो सर्जन की तलाश करनी चाहिए, यानी हेड यानी ब्रेन का ट्रीटमेंट करें। और जब ब्रेन ना कर पाए और आंख नाक कान का कनेक्टिविटी
ब्रेन से है और पूरे ट्रंक के ऑर्गन ट्राइपोडिक है। तो आंख का इलाज जब कोई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब डायबिटीज की रेटिनोपैथी इनक्योरेबल हो गई है। डायबिटीज में इंसुलिन भी का डिसऑर्डर भयानक है। तो आंख की रेटिनोपैथी से कि ब्रेन में कोई क्लॉट और एट्रोफी तो नहीं हो रही है, और हमारे ट्रंक के ऑर्गन ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आंख से आंख का इलाज, और डायबिटीज का इलाज भी, और डायबिटीज का इलाज आंख का और ब्रेन का भी। पैरालिसिस ना हो, पैरालिसिस ना हो। और आपकी नोज और नेजल कैविटी क्या है, इसका ब्रेन से क्या कनेक्शन है, और लंग्स और पूरे ऑर्गन से क्या कनेक्शन, कनेक्टिविटी ट्राइपोडिक। आंख का इलाज करने से ब्रेन का भी होगा, और लीवर और तीवर सारी चीजों का, उसकी रेटिना, उसके कॉर्निया, इन सब चीजों के इलाज से ये है ट्राइपोडिक, और ये है कनेक्टिविटी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके अद्भुत क्लास के लिए। और आप सभी ने किस तरह से रूटीन यूरिन के टेस्ट को हम समझें, उसके कास्ट, क्रिस्टल्स, आरबीसी, इन्फेक्शंस, और निश्चित रूप से यह क्लास आप सभी थेरेपिस्ट के जनरल प्रैक्टिस में उपयोगी साबित होगी। और प्रत्येक बुधवार यह क्लास चल रही है, आप सब लाभ लें। और जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं वह रिकॉर्डिंग्स रेफर कर सकते हैं। कोशिश करें कि लाइव अटेंड करें। और जैसा अभी अग्रवाल सर ने कहा कि 25-26 मार्च को प्रयागराज में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही रीजनल डायग्नोसिस 3 का कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही 26 मार्च को संस्थान के 26 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित होगा छतनाग में, गंगा जी के ठीक किनारे। और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आज या कल तक ही नोटिफिकेशन आपको जारी हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन दोनों ही। और खेमका सर जो हमारे संस्थान के प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी मूर्ति भी वहां स्थापित होने वाली है, तो यह कार्यक्रम भी होगा। अगले महीने बेसिक ट्रेनिंग, इस महीने आयुर्वेद की हुई थी, तो अप्रैल के महीने में 10 और 11 अप्रैल को टीसीएम की बेसिक ट्रेनिंग होगी। तो आपके माध्यम से यह विधा घर घर तक पहुंचे, तो आप लोगों को यह मैसेज जो संस्थान का जाता है वो भेज सकते हैं ताकि लोग जुड़ें। आप सभी जुड़े आज की ट्रेनिंग में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।